नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुख्य तौर पर युवा पीढ़ी को लेकर और जिस प्रकार के बदलाव केंद्र सरकार लाने जा रही है युवाओं के लिए, जेंजीज के लिए, जिसमें 18 साल की उम्र फिजिकल रिलेशन के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए अधिकृत मानी जाती थी न्यायिक तौर पर। अब सरकार विचार कर रही है कि ये उम्र जो है वो 16 साल कर दी जाए। आखिर क्यों ये होना ज़रूरी है? क्या इससे सामाजिक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? और आखिरकार ये सोच क्यों पनप रही है कि फिजिकल रिलेशंस की आयु जो है वो कम होनी चाहिए? और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो में प्रकाश कोठारी सर। प्रकाश कोठारी सर जाने जाते हैं जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पर। आज उनके लिए जब हम उनके साथ बात करेंगे तो पहली बार, जो कि आप हमेशा देखते आए मेरा शो ब्लैक एंड वाइट, वो कलर हो चुका है और उम्र के 84 साल के पायदान पर भी वो बहुत ही कलरफुल है। अब हम जब बात करेंगे आप वो समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रकाश जी, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपका शो चेंज हो रहा है। हाँ, ब्लैक एंड वाइट से क्या बताएं? कलर हम करने जा रहे हैं। पहली बार कलर हुआ है, ब्लैक एंड वाइट कलर हुआ है। वाह, कहते हैं ना कि रंग जब आस पास होते हैं, रंग जब आस पास होते हैं, रूह तक कैनवास होते हैं। क्या बात है सर। आओ प्रोग्राम को लिबास पहना दें, लफ्ज़ प्रोग्राम का लिबास होते हैं। क्या बात है सर। मुख्य तौर पर हम जो आज बात करने पहुंचे हैं तो वो बात है कि आयु की मर्यादा जो है जी। शारीरिक संबंधों में वो 18 के बजाय न्यायिक तौर पर 16 होनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं? हालांकि फैसला नहीं हुआ है, सरकार सोच विचार कर रही है, क्या यह होना ज़रूरी है? देखिएगा, पॉलिटिकली क्या एंगल है वो पता नहीं है, लेकिन उसमें कोई दो मत नहीं है कि जो उम्र है जिसे यौवन प्रवेश कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं, वो पीछे जा रही है। माने पहले लड़कियों को मेंसेस और रात को चरम सीमा के सपने जो आते थे, उससे अब 2-3 साल पहले से शुरू हो जाए हैं। पुरुष में जो नाइट फॉल होते थे या स्लीप एमिशंस होते थे, वो जिस उम्र में होते थे उससे 2-3 साल पहले होने लगे हैं। तो ये वय संधि तो आगे बढ़ाइए, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ज़रूरी है। ये मुख्य तौर चाहे पर वो किसकी वजह से, खान पीन की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। ज़्यादातर जो हम देखते हैं पिक्चर्स, टीवी, जो ज्ञान नहीं देता लेकिन ज़्यादातर टिटिलेशन प्रोवाइड करता है, मोर ऑफ टिटिलेशन एंड लेस ऑफ नॉलेज। माने वो उत्तेजना ज़्यादा प्रदान करता है, ज्ञान ज़रा कम प्रदान करता है। ये इस पूरे मुद्दे को लेकर अगर हम युवा पीढ़ी को देखें तो एक्सपोजर बहुत बड़े पैमाने पर है, इन्फॉर्मेशन का है, ऑडियो का है, वीडियो का है, और ऐसी स्थिति में इस आयु को कम कर देना, इसके न्यायिक परिणाम क्या होंगे? क्योंकि मुख्य तौर पर कई बार ऐसा होता है कि कई मामलों में फिर वो शादियों के मामले हो या फिर संबंधों के मामले हो, उसमें ऐसे केसेस दर्ज हो जाते हैं जिसमें कि अल्पवयीन महिला के साथ या पुरुष के साथ जो संबंध प्रस्थापित हो जाते हैं उसको लेकर न्यायिक कई सारी समस्याएं बन जाती है। तो इससे आपको लगता है वो न्यायिक समस्याएं कम होने में फ़ायदा होगा? देखिएगा, इसको कम ज़्यादा करने में कोई फ़ायदा नुकसान की बात आप छोड़ दो। एक 18 साल का उम्र भी क्या आदमी है, अगर आपने 16 साल बना दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 80 साल की उम्र के आदमी को भी वही गलत वहमियाँ है, उसको सेक्स एजुकेशन मिला नहीं है? हकीकत चेंजेस होना चाहिए सेक्स एजुकेशन में, नहीं कि उम्र में। उम्र तो खाली नंबर से है। आप मेरे यहाँ हर तीसरा मरीज़ या चौथा मरीज़ मेडिकल डॉक्टर है, जो वही प्रॉब्लम लेके आता है जो आम जनता फेस करती है। पूरे भारतवर्ष में एक ही डिपार्टमेंट है सेक्स एजुकेशन का, एक ही डिपार्टमेंट है। 35-40 साल पहले मैंने शुरू किया था, आज भी एक ही डिपार्टमेंट है। तो यू कैन इमेजिन। तो हर जगह आपको कोई भी केस, मैंने करीबन
50-55 हज़ार मरीज देख चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। एट द एंड मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आपको क्या लगता है ये तकलीफ होने की वजह क्या? हस्तमैथुन बहुत किया, वीर्य का क्षय किया, मेरी साइज छोटी है, सब गलत वहमियाँ। माने ये इंसान गलत वहमियाँ से गिरा हुआ है। और सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है ये गलत वहमियाँ दूर करना, सेक्स कब करना और कब नहीं करना वो भी है। माने कहने का मतलब है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब वो नहीं है कि हमें लोगों को वो चीज़ सिखानी है जो वो नहीं जानते, लेकिन सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है कि हमें उस तरह का आचरण करना सिखाना है जिस तरह से वो अभ्यस्त नहीं है, इस तरह से वर्तन करना सिखाना है जिस तरह से वो वर्तन नहीं करते, माने चेंज ऑफ बिहेवियर। और भारत देश में ये चीज़ बहुत अहम है। अपने देश में आपको तो मालूम है मेजर प्रॉब्लम क्या है, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, HIV एड्स कंट्रोल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जिन देशों में सही सेक्स एजुकेशन दिया गया है ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। चाहे कितना भी अच्छा बजट दे दें फिनांस मिनिस्टर, ये दो प्रॉब्लम ऐसा है कि पूरी इकोनॉमी को खा जाएंगे। उसको रोकने का एकमात्र उपाय है सेक्स एजुकेशन। और जिसकी शुरुआत जो आपने बताया प्री एडोलेसेंट ईयर से ही होनी चाहिए। हमने ज़रा सीरियस बात ली, चाहे साइंटिस्ट हो कि शायर हो, दोनों ये कहते हैं कि भाई ये ज्ञान प्री एडोलेसेंस होना चाहिए। वैज्ञानिकों का क्या कहना है, WHO वालों का, कि दिस शुड बी गिवन बिफोर एडोलेसेंस। ऋषि वात्सायन 1600 साल पहले कह गए थे कि यह ज्ञान प्राग यौवने देना चाहिए, माने जो एडोलेसेंस आए उससे पहले, ताकि अपने बदन में होने वाले जो चेंजेस है उसे घबराए नहीं बल्कि उसका आनंद लूट सके। अभी सबसे ज़्यादा इच्छा कभी होती है आदमी को प्री एडोलेसेंस ईयर में, क्योंकि वहाँ हार्मोन ज़्यादा बढ़ते हैं। हार्मोन बढ़ते हैं ज़्यादा तो कामेच्छा बढ़ती है, कामेच्छा बढ़ती है तो काम विषय संबंध बढ़ते हैं, तो अनिच्छनीय गर्भावस्था, गर्मी पड़ने की बीमारियाँ, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियाँ होती है। उसे रोकने का एकमात्र उपाय है सेक्स एजुकेशन। सही वक्त में जी आपने एक लास्ट एक सेकंड कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ साइंटिस्ट ये कहते हैं ऐसा नहीं है, शायर भी ये कहते हैं। अच्छा, एक शायर देखते हैं कि अपनी महबूबा को जी, उसके चेहरे पे एक तिल था, वो देख के उनको ख्याल आया है कि अभी वो एडोलेसेंस में आ गई है, तो शायर कहते हैं कि वो लड़कपन के दिन और ये जवानी की बहार, वो लड़कपन के दिन ये जवानी की बहार, तेरे चेहरे पे पहले भी ये तिल था लेकिन इतना कातिल न था। तो ये कातिल हो जाए उससे पहले ये सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है। सर, मुख्य तौर पर आपने वात्सायन की बात की जी, और भारत देश जो कि इस विषय में खजुराहो जैसे मंदिरों का निर्माण करता है और इस शिक्षा को समाज तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और मंदिर जो कि एक धार्मिक स्थल के तौर पर देखा जाता है, पूजा स्थल माना जाता है, उस पूजा स्थल का स्थान इस विषय को मिलता है। तो हमारे पुराण क्या कहते हैं इस विषय को लेकर, और पुराणों में किस प्रकार की शिक्षा जो है वो मुहैया कराई गई है? देखिए, अगर हम पुराण की बात करें तो हम हिंदुओं की अपना धर्म पुस्तक गीता माना जाता है। उसमें 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजनन चास्मि कंदर्प, माने मैं सब जगह मौजूद हूँ और इंसान के अंदर मैं जोश जुनू माने सेक्सुअल डिज़ायर के रूप में मौजूद हूँ। उसी तरह से मुसलमान भाइयों का कुरान शरीफ देख लीजिए, उसमें आयत में एक लिखा है कि आदमी औरत का लिबास है और औरत आदमी का लिबास है। सेक्स एजुकेशन का इससे बेहतर पुरावा क्या हो सकता है? अपनी हिंदू फिलॉसफी ले लें, धर्म, अर्थ, काम और बाद में मोक्ष। अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है तो आपको धर्म, अर्थ,
काम और बाद में आप मोक्ष तक पहुंच सकते हो, उसके पहले नहीं पहुंच सकते हो। माने ये रास्तों से आपको गुजरना ही है। और मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर इसका स्थान दिया है। उसका मतलब ये अधर्म नहीं है, ये पाप नहीं है, बल्कि ये संसार की आधारशिला है। और कहीं भी चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में मैं ये पढ़ चुका हूँ, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि भाई वीर्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि भाई वीर्य को पकड़ के रखो, वीर्य का संचय करो, वीर्य का 1 बूंद वीर्य बराबर 100 बूंद खून, और 1 बूंद खून बराबर इतना खाना। ये सब गलत वहमियाँ हैं। वीर्य ही सर्वस्व है, ऐसी अभी भी एक किताब मैंने एक बुक स्टॉल पे देखी। अभी वीर्य तो एक बनता रस है 24 घंटा, आप नहीं निकालोगे तो अपने आप निकल जाएगा। ये पानी का गिलास है, और पानी भरोगे तो क्या होगा, क्या होगा, उभर जाएगा। आप संबंध नहीं बनाएंगे, मैथुन नहीं करेंगे, हस्त मैथुन नहीं करेंगे, तो स्वप्न मैथुन के जरिए बाहर निकल जाएगा। लोग बोलते हैं फिर ब्रह्मचर्य क्या? अरे भाई, ब्रह्मचर्य का मतलब लोगों ने गलत कर दिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म माने आत्मा, और चर्य माने शोध, माने आत्मा की शोध। माने ब्रह्म माने क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, और चर्य माने इन सर्च ऑफ, माने आत्मा की शोध। ये उसका मतलब है, नहीं कि वीर्य पकड़ रखना। आप पेशाब नहीं पकड़ रख सकते हो, टॉयलेट नहीं पकड़ सकते हो, तो पसीना नहीं रोक सकते हो, तो ये भी कौन रोक सकता है? तो ये बनता है निकलने के लिए, नहीं कि जमा होने के लिए। लेकिन ये गलत वहमी की वजह से आदमी फिक्र चिंता में आ जा रहा है। उसी तरह से दूसरे अपने को हस्त मैथुन के, उसका हस्त दोष नहीं है। मेरे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं, आपको क्या लगता है आपकी तकलीफ का वजह? 50,000 में से 47,000 पेशेंट बताए होंगे डॉक्टर साहब बहुत हस्त मैथुन की है, उसकी वजह से हुआ। अरे भाई, संबंध के दौरान पुरुष के प्राइवेट पार्ट जो स्त्री के प्राइवेट पार्ट में करता है, वही चीज़ हस्त मैथुन के दौरान पुरुष का प्राइवेट पार्ट अपनी मुट्ठी में करता है। अगर आपको हिंदी आता है और मुझे मराठी सिखाना है तो मैं आसानी से सिखा सकूँगा, क्योंकि लिपि एक है। उसे नहीं डॉक्टर साहब जब ज़्यादा किया तो, अरे भाई, ज़्यादा बोलने से ज़बान कमज़ोर नहीं होती, चुप रहने से ज़बान ताकत वाली नहीं बनती। मुझे मालूम है आप पूछेंगे वही सवाल कि डॉक्टर साहब जबान में उसमें क्या फ़र्क है। मैं इस तरह से समझाता हूँ कि देखो भाई, जबान सेंटर में, प्राइवेट पार्ट सेंटर में, जबान में हड्डी नहीं, प्राइवेट पार्ट में हड्डी नहीं, जबान में खून ज़्यादा, प्राइवेट पार्ट में खून ज़्यादा, बात खत्म हो गई। सर, मुख्य तौर पर जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, केंद्र सरकार या कई सारी संस्थाएं ऐसी है कि जी जो ये चाहती है, और कई देशों में मुख्य तौर पर पॉन्स जो है उन्हें बैन कर दिया गया है, एडोलेसेंस एज तक वो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए तो कई यूरोपीय देश भी अब इसको अडॉप्ट करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या भारत सरकार ने इस पर सोचना चाहिए? देखिए साहब, एक ऐसी है, अपने देश को आगे बढ़ाना हो तो एकमात्र उपाय है सेक्स एजुकेशन। अगर मैं एक इंसान हूँ, मैंने पॉर्न की फिल्म देखी, आपने देखी, अपना बच्चा भी देखने वाला है, ये लोग सोचते नहीं हैं। उसके लिए क्या, कब उसको विपरीत दिमाग कब खराब होगा? एक आदमी सहवास कर रहा है पॉर्न में, वो देखता है कि उसका प्राइवेट पार्ट की लंबाई करीबन 12 इंच की है। नेचुरली मैं देखूंगा कि आई एम अ स्मॉलर वन, तो मुझे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शायद मैं ठीक नहीं हूँ शादी के लिए। एक हीन भावना मेरे में डेवलप होगी, और वो आदमी सुसाइड भी कमिट कर सकता है। लेकिन अगर वो आदमी को ये पता होगा कि भाई योनि मार्ग की कुल लंबाई, सेक्सुअल लंबाई 6 इंच है, आगे के 1/3 हिस्से में ही स्पर्श ग्नान है, अंदर का 4 इंच का हिस्सा बिल्कुल शुद्ध है, आप जलती हुई सिगरेट डाल दो उसको एहसास नहीं होगा। इसे 2 चीज़ की मालूमात होती है कि अगर लड़के को जोश जुनून में लाना हो, बाहर हाथ लगाए और आगे के 2 इंच में हाथ लगाए। और अगर एक पुरुष की इंद्रिय की लंबाई, उसकी साइज 2 इंच है या उससे ज़्यादा है, एनीथिंग फ्रॉम 2 इंच और मोर इज गुड इनफ, संतोषकृत्य की चीज़ है। माने जितना लंबा उतना बेहतर, ये एक गलत वहमी है। इसी
An archer is known by his aim, not the length of his arrow. What is important is strength and not length. आप मेरी बात से सहमत हो? एकदम समझ गया सर। और इसमें क्या है, ये गलत वेहमियाँ, हस्तमैथुन नॉर्मल आहे, वीर्य काही काळजी करू नका, काही काळजी करू नका से काळजी कम होती नहीं है. Even if you are normal, you need to be convinced that you are normal. And I have been doing this job since 35 years. आज तक मेरे वहाँ एक भी मरीज ऐसा नहीं है कि जो हस्तमैथुन की गलत वहमी या वीर्य का गिल्ट लेके मेरे वहाँ वापस आया हो. KEM तो फ्री हॉस्पिटल है, तो बिल्कुल वहाँ लोग आते ही जाते हैं. अगर जब तक ठीक नहीं हो गए वो आएंगे. सर मुख्य तौर पर इतने सारे पेशेंट्स को, लगभग जैसे कि आपने कहा 55,000 से ज़्यादा पेशेंट अब तक आप चेक कर चुके हैं, उनको ऑन रिकॉर्ड है सर. ऑन रिकॉर्ड है. और इस पूरे माहौल में अगर आप देखें, बीच में एक फिल्म भी आई थी, ओ माय गॉड, जो कि सेक्स एजुकेशन पे थी, और उसमें आपको भी फीचर किया गया था. आपने कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो आपके नाम के ऊपर दलीलें दी गई थी. जी. तो ऐसे में जो जेन-ज़ी हम कह रहे हैं, जो कि अब सब लगभग 18 से 21 साल के बीच में है, और उन बच्चों के लिए सरकार कई सारी अलग अलग योजनाएं ला रही है, अलग अलग प्रयास कर रही है कि वो इकोनॉमिकली सपोर्टिव बने और विकसित भारत का हिस्सा बने. तो इन बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह होगी कि उन्हें आगे बढ़ते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए और युद्ध स्तर पर देना ज़रूरी है. आप पोर्नोग्राफी बंद नहीं कर सकते हो. अभी एक आदमी एजुकेटेड होगा ना, उसको पोर्नोग्राफी की कोई असर नहीं होगी, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 इंच से ज़्यादा कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. 12 इंच का देखेगा तो भी क्या उसको फ़र्क पड़ेगा. तो पोर्नोग्राफी एक दोधारी तलवार जैसी है. अगर कोई सर्जन के हाथ में होगी तो वो जान बचा सकती है, और खूनी के हाथ में होगी तो वो जान ले सकती है. तो पोर्नोग्राफी इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड. अगर इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर लर्नेड, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग. मतलब कितनी चीज़ें बंद करेंगे. तो एजुकेशन 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 देना है. और वो भी मैं आपको बताऊं, बेस्ट वे टू एजुकेट इज टेलीविजन. आज के माध्यम में हर जगह टेलीविजन है, हर जगह टेलीविजन. लोग कौन बनेगा करोड़पति में सब जमा हो जाते हैं देखने के लिए. अरे सर, ये तो हर एक आदमी को छूता है. वीर्य की बात, गलत वहमियाँ, मेरे यहाँ डॉक्टर्स भी वही गलत वहमियाँ लेके आते हैं. तो ये एक आई होप कि अगर लोग शाम टीवी देखें और ये बात समझें तो मेरे ख्याल से टेलीविज़न एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, ताकि हम ये गलतफहमियाँ दूर कर सकें, एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकें, और एड्स, HIV एड्स और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकें. सर मुख्य तौर पर इसको लेकर जो पुराणों में कई सारी, जैसे कि मैंने खजुराहो की बात की, ऐसे कई सारी मूर्तिकलाएं जो है वो देश के इतिहास में देखने को मिलती है अलग अलग भाषाओं में. और आपने किताब भी लिखी है. विश्व के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा कलेक्शन अगर इरोटिक आर्ट का होगा तो वो बम्बई में है. अच्छा जी. कम से कम 50 शिल्प 2000 साल पुराने हैं. सबसे पुराना शिल्प है 7,500 साल पुराना. अच्छी किताबें हैं, समझो कि कल्पसूत्र, अरे आई एम सॉरी नॉट कल्पसूत्र, कामसूत्र, पाम लीव्स में 16th सेंचुरी का, अनंग रंग, मधुमालती, मालती माधव, मैखानाएँ इन बिसात, ये सब इरोटिक पूरी किताबें हैं यहाँ पर मौजूद है. मेरे ख्याल से इससे बेहतर कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा. विश्व का सबसे बेहतर कलेक्शन. और वो आपके पास है? हाँ, ऐसा कहते हैं. सर मुख्य तौर पर इसको लेकर एक किताब भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें आपने ओरिजिनल्स तो हर एक को देखने को नहीं मिल सकते, तो कम से कम किताबों से वो जान सके. तो ये किताब क्या है और ये कब प्रकाशित हुई थी और क्यों लगा आपको कि इसको प्रकाशित करना चाहिए? सर ऐसा है ना, आइडियली स्पीकिंग इसका एक म्यूजियम होना चाहिए, ताकि इसकी धरोहर यहाँ पर रहे और लोग उसका लुत्फ उठा सकें. लेकिन मैं एक ईमानदार डॉक्टर हूँ, तो
इतनी पूंजी जमा नहीं कर सका हूँ। तो अभी मुश्किल से मेरी दुकान माने दवाखाना जितना चल रहा है, बाकी तो ठीक है। तो मैं सोचा किताब के तौर में आऊँगा तो ये सब लोगों के पास पहुँचेगी। तो अभी एक नई किताब मैंने, कॉफ़ी टेबल बुक है, वो प्रिंट ऑन डिमांड है, लेकिन उसमें पूरी माहिती है। आपको इतना ही लुत्फ आएगा, इतना ही आनंद आएगा जैसे आप कोई इंटरनेशनल म्यूजियम देख रहे हो जी सर। और चित्र भी उसमें ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या खूब उतारी ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर, जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है कहीं कुछ कहे न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर। क्या बात, ऐसी तस्वीर। क्या बात सर। मुख्य तौर पर यू विल बी सरप्राइज टू नो, उसमें पेशवा पेंटिंग्स इरोटिक सबसे बड़े अहम है। मराठा आर्ट आपको बहुत कम मिलेगा जिसमें आपको ये इरोटिकल, लेकिन पेशवा पेंटिंग जो है उस टाइम कुछ बने थे और वो मौजूद है। सर मुख्य तौर पर आपने बुल्स जो है उनका भी कलेक्शन बड़े पैमाने पर किया है, और बुल्स इज ऑलवेज सर बुल से तो मुझे करना चाहिए, बिकॉज बुल इज अ सिंबल ऑफ पैशन। आप समझे, अभी 50 भैंसा या 50 घोड़े के बीच में यू रिक्वायर 50 मेल हॉर्सेज, लेकिन 50 गाय के बीच में एक ही मेल हॉर्स रहता है, इसके लिए उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और उसका नाम है नंदी, माने नंद माने आनंद, जो आनंद देने वाला है। क्या नाम दिया है भगवान ने। तो सर मुख्य तौर पर इस नंदी की तस्वीर अगर हम 16,000 17,000 साल भी पीछे चले जाए जी, तो कई सारे जगहों पर फिर वो कॉइन्स हो या आपके चिन्ह हो जी, इस पर नज़र आ जाती है जी। तो ये केवल और केवल हिंदू कथाओं में, पुराणों में नज़र आती है या और भी धर्मों के पुराणों में इसका महत्व इतना ही है? सर और भी मैसेजेस में हैं, वो हर एक जगह पर आए हैं। मेरे खुद के पास बुल्स हैं जो रोमन बुल्स हैं, उस टाइम भी बुल्स था, बुल्स विथ देयर प्राइवेट पार्ट इरेक्ट। ऐसे ही अपने विष्णु कुंडिन की बहुत सी आप कॉइन्स देखोगे तो उसके अंदर आपको ये नज़र देखने को मिलेगा बुल्स का, एंड चार्ज बुल्स भी आपको देखने को मिलेगा। और बुल इज़ अ सिंबल ऑफ पावरफुल पैशन। हुसैन साहब ने भी कुछ बुल्स मुझे करके दिए थे। हाँ हाँ, क्या बात है। सुनील दास नाम के एक पेंटर थे, वो बुल्स के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, जाने माने थे। तो उन्होंने मुझे 5 पोस्ट कार्ड बना के दिए थे। बोलते हैं प्रकाश, जिंदगी में पोस्ट कार्ड तेरे सिवा और किसके लिए नहीं बनाया है, 5 कलर के पोस्ट कार्ड है, और रेड कलर्ड बुल, येलो कलर्ड बुल, अभी आप जो येलो होकर की बात करते थे उसका वो फेवरेट कलर था, ग्रीन कलर्ड बुल एंड चार्ज बुल। तो सर मुख्य तौर पर अब जब हम इस स्थिति में पहुंच गए कि भारत सरकार सरकारी तौर पर अब इस विषय को महत्व देने की कोशिश हो रही है, और आप जो कि केएम अस्पताल के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो कई सारे लोग होते हैं जिनमें समस्याएं तो होती है, वो ये सोचते हैं कि ये बहुत महंगी बीमारी है, शायद इस बीमारी को लेकर हमें डॉक्टरों तक नहीं जाना चाहिए। तो सरकारी अस्पतालों में क्या इंतजाम है? सर ये बीमारी महंगी नहीं है, ये बीमारी आसान है। कोई भी डॉक्टर बोले कि मैं अपनी प्राइवेट दवाई इस तरह से देता हूँ, आप लीजिएगा मत, कोई ऐसी जादुई दवाई आती नहीं है। ज़्यादातर जो दवाई कारण ढूंढ लीजिए और आप दवाई लीजिएगा। बाकी जो मार्केट में आप मिलती है जो हर्बल सेक्स टॉनिक्स, वो आयुर्वेद के नियम के अनुसार कभी उपयोगी नहीं हो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आदमी की प्रकृति और विकृति जान लो, बाद में आप ये करो। आयुर्वेद कहता है कि एक प्लांट को आपने प्लग किया, 6 महीने में उसकी असर करीबन 0 जितनी हो जाती है। अभी जब प्लांट कट होता है, वो आज तक किसी अपनी क्या बोलते हैं, कोई भी किताब या कोई भी कैप्सूल्स के ऊपर आप पाओगे नहीं कि कब प्लांट को कट किया है। क्या अभी प्लांट कट होने के बाद जब आप ये लेवल पर आते हो तो कम से कम 1-2 साल निकल जाते हैं, तो वो दवाई कैसे? सर इसको हकीकत में एक मुझे पूछा जाए ना सर, तो जब दवाई देते हैं तो वो
दवाई काम नहीं करती, उसके ऊपर सांड और घोड़े का चित्र काम करता है। इट्स मोर अ साइकोलॉजिकल देन द मेडिकल। हाँ, बट इट ब्रेक्स द मोरल ऑफ द पेशेंट। Yes. उसको के ख्याल आता है कि मेरे में कुछ कमी थी और वो कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर ने दवाई दी। वहाँ है मेक अ पेशेंट व्हेन ही इज नॉट। सर मैं तो नहीं लिखता हूँ कभी। सर, इस पूरे मुद्दे को लेकर जब हम ये बात कर रहे हैं कि अब सरकार आयु कम करने जा रही है, तो आपकी सरकार को क्या सलाह होगी? सर, सेक्स एजुकेशन युद्ध स्तर पर देना चाहिए। एक ऐसा प्रोग्राम टेलीविज़न पर नेशनल हुकअप पर होना चाहिए, क्योंकि आजकल टेलीविज़न तो आपको हर जगह मिलेगा, मिल जाता। और अगर अच्छा प्रोग्राम होगा तो इट विल बिकम वायरल, और ये लोगों को फ़ायदेमंद प्रोग्राम होगा। वो अपने स्वस्थ हो जाएंगे, सेक्स टॉनिक्स में गलत पैसा नहीं खर्च करेंगे, और साथ ही साथ देश के जो मेन प्रॉब्लम है बढ़ती हुई जनसंख्या और HIV एड्स कंट्रोल, उसमें एक सबसे बेहतरीन तरीके से वो एक शील्ड करके आएगा और देश ज़्यादा समृद्ध होगा। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो आए, बात की, और मुख्य तौर पर ऐसा विषय जिसको लेकर कई सारी जगहों पर गलतफहमियां होती है, वहम होते हैं, और उस पर चर्चा करना भी लोग टालते हैं। इस विषय पर चर्चा कर लो तो शायद आप गलत सोच के इंसान हो, इस प्रकार से इन चीज़ों को देखा जाता है। तो प्रकाश जी के साथ बात कर कर शायद जो आपकी गलतफहमियां हैं वो दूर होने में मदद हो, और जो एक नई जनरेशन उभर कर सामने आ रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सके, इसलिए ये प्रयास था। सर, आज आए हमारे स्टूडियो में, आपने बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। इट्स प्लेजर सर, थैंक यू। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।